अर्चना सहमी हुई एक कमरे में बैठी थी। नई दुल्हन को सभी अपना परिचय दे रहे थे। अर्चना किसी को भी नहीं जानती थी, बस सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। सब लोग बहू की तारीफ कर रहे थे कि बहू बड़ी ही सुंदर है। अर्चना की सास ने यह सुनकर फूले नहीं समा रही थीं। हमें तो जैसी बहू चाहिए थी मिल गई, सुंदर, पढ़ी लिखी, और क्या चाहिए। रिश्ते तो बहुत आए, गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन हमें तो अच्छी लड़की से मतलब था, वो हमें मिल गई। सास इतराते हुए बोली। शादी को 2-3 दिन हो गए थे, मेहमान सारे जा चुके थे। अर्चना की तलाकशुदा ननद और उसकी 3 साल का बेटा रह गया था। छोटी ननद रानी की अभी शादी नहीं हुई थी। रोहन दोनों बहनों से बड़ा था। अर्चना का मायका साधारण था। पापा एक प्राइवेट कंपनी में थे। अर्चना 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रोहन के पापा मनोज जोशी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। काफ़ी रुतबा था उनका समाज में। गांव में भी ज़मीन जायदाद थी, पर कहते हैं दिया तले अंधेरा। उनके बच्चे उनकी तरह नहीं बन सके। रोहन सिर्फ ग्रेजुएट था। पापा ने उसे ट्रैवल एजेंसी खुलवा दी थी। रोहन और दोनों बहनें आराम पसंद थीं। दौलत ने उन्हें आराम पसंद बना दिया था। अर्चना को खाना बनाने का शौक़ था। जल्दी ही उसने रसोई संभाल ली थी। वो दिन भर रसोई में लगी रहती। अर्चना की छोटी ननद रानी कुछ अलग स्वभाव की थी। कुछ महीने में उसने अर्चना को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे रोहन का अर्चना के साथ समय बिताना सही नहीं लगता था। उसने माँ को सिखाना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल लापरवाह हो बेटा, जब हाथ से निकल जाएगा ना तब पता लगेगा। अभी तो भाभी चुप रहती हैं, लेकिन अगर आप चुप रहीं तो यह बाद में जवाब देने लगेंगी। रानी थी तो अर्चना से छोटी ही, लेकिन हमेशा अर्चना को कुछ न कुछ ताने मारती रहती थी। हमारे यहाँ तो पापा की ही चलती है। मम्मी तो कुछ भी पापा से पूछे बिना नहीं करती। होना भी यही चाहिए, नहीं तो घर सही ढंग से नहीं चल पाता। कभी अपनी बड़ी बहन के ससुराल की तुलना करती और कहती रचना पापा की इतनी लाडली थी और ससुराल में उसने बहुत एडजस्ट किया। आपको तो आपके ससुराल में कोई परेशानी नहीं है। जबकि रचना के पति किसी और शहर में नौकरी करते थे। वो ससुराल साल में 1 या 2 बार ही आती थी। अर्चना को रानी के साथ बैठना और उससे बात करना अच्छा नहीं लगता था। रोहन ने अपनी कंपनी का काम अपने 2 आदमियों पर छोड़ दिया था। खुद कभी काम पर जाता नहीं। धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई। आखिर में कंपनी बंद करनी पड़ी। रोहन की माँ ने और रानी ने सारा कसूर किस्मत पर थोप दिया। यह बात पीहर वालों तक न पहुँच जाए, इसलिए सास और ननद बहुत मीठी मीठी बातें अर्चना से करती। अर्चना पीहर भी ज़्यादा नहीं जाती थी। सीधी होने की वजह से वहाँ भी उसे ज़्यादा कोई नहीं पूछता था। वहाँ से ज़्यादा तो उसे अपने ससुराल में अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ उसे अपनी कीमत अदा महसूस होती थी। क्योंकि उसके ससुर मोहन बाबू उसे बहुत स्नेह देते थे। उसकी बनाए हुए खाने की तारीफ करते, हमेशा यही कहते अर्चना लक्ष्मी है। अर्चना के लिए रोहन सही था, लेकिन रानी के सामने अर्चना की कीमत रोहन की नज़र में कम थी। रानी रोहन से 7 साल छोटी थी, लेकिन रोहन रानी से डरता था। रानी का गुस्सा तेज था। घर का हर सदस्य उससे डरता था। रानी को लगता यह सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अर्चना भी उससे बचकर रहती, कहीं रानी उसे उल्टा सीधा ना सुना दे। जब भी अर्चना पीहर जाती, रानी अपने भाई को भावनाओं के जाल में फंसा लेती। भैया तू बिल्कुल बदल गया। भाभी के आने के बाद तो तूने हमसे बात करना छोड़ दिया। कल रचना का फ़ोन आया था। वो भी कह रही थी कि भैया तो भाभी के आने के बाद फ़ोन ही नहीं करता। हमारा तो तू ही है और कौन है। भाभी तो खुद अपने में ही रहती हैं, बात ही नहीं करती। रानी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं थोड़ा परेशान हूँ काम की वजह से। अर्चना तो कम ही बोलती है, उसका नेचर ही ऐसा है। ससुराल में आकर तो सबको बदलना पड़ता है। रचना भी कम बोलती थी, ससुराल के हिसाब से ढली ना वो भी। और ऐसा भी नहीं कि कल उनकी किसी कजिन का फ़ोन आया था, आधा घंटे बात की है आराम से। परसों आपके दोस्त और उनकी पत्नी से खूब बातें कर रही थी, मुझसे तो बिल्कुल बात नहीं करती। इस तरह रानी ने अपने भाई की गृहस्थी को बिगाड़ना शुरू कर दिया। रोहन बिल्कुल ही महत्वाकांक्षी नहीं था। उसे अपने पिता की संपत्ति जो दिख रही थी,
शहर में 2 मकान, गांव में खेत, हवेली और करोड़ों रुपए। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उसने माँ और बहन की वोट ली। कभी पापा कुछ कहते तो माँ और बहन उसकी तरफदारी करने सामने आ जाती। अर्चना अपने काम से काम रखती थी, हर काम समय पर और तरीके से करती थी। मनोज बाबू पत्नी से कई बार कहते थे कि अर्चना बहुत अच्छी लड़की है, कितना काम करती है, काम करती भी मन लगा कर है। पति और बेटे के सामने तो सास काफ़ी अच्छी बनती थी। मैं तो इससे कोई काम ही नहीं कराना चाहती, ये बेचारी दोनों समय का खाना बनाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कल ही अपनी किटी वाली सहेलियों से कहकर आई हूँ कि कोई खाना बनाने वाली हो तो बताओ। पता नहीं उस उषा को क्या हो गया कि अर्चना के आते ही काम छोड़कर चली गई। पापा अर्चना को इतना महत्व दे रहे थे, ये बात रानी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन रचना से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी कि दीदी मैं थोड़े दिन आपके पास आना चाहती हूँ। उधर से रचना, हाँ आ जाओ, मैं कब से कह रही हूँ, पर तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, जब से भाभी आई हैं तब से सभी उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, हम दोनों का तो कोई नाम भी नहीं लेता। पापा के लिए तो उनके बेटा बहू ही सब कुछ है, भाई तो पहले दिन से ही गुलाम हो गया। तू उदास मत हो, यहाँ आ जा, थोड़े दिन नहीं दिखेगी ना तो अपने आप अकल आ जाएगी इन सभी को। 2 दिन के चोंचले हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। 2 महीने बाद अर्चना गर्भवती हो गई। अभी भी घर का सारा काम वो ही करती थी, खाना बनाने वाली की बात आई गई हो गई। थोड़े दिन के लिए अर्चना मायके चली गई। वैसे तो मायके में लड़की को बहुत लाड प्यार मिलता है, पर अर्चना के साथ ऐसा नहीं था। उसके मम्मी पापा एक बात को लेकर अर्चना से खफा थे, खासकर पापा। आज भी अर्चना के पापा अर्चना से नाराज़ थे। शादी से पहले अर्चना एक लड़के अमित से प्यार करती थी। अमित उन्हीं का कोई रिश्तेदार था। किसी शादी में अर्चना को देखा था और अर्चना उसे पसंद आ गई। अर्चना ने काफ़ी समय तक उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अमित को पसंद करती थी और माँ बाप के डर से वो अमित को अपने दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन आखिर में उसे अमित की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने अर्चना को समझा दिया कि वो सब संभाल लेगा, एक बार तुम हाँ कर दो, और अर्चना ने हाँ कर दी। अमित 2 बार अर्चना से मिलने जयपुर भी आया था। अमित ने अर्चना को विश्वास दिलाया कि उसके पापा से शादी की बात खुद करेगा। अर्चना की मम्मी को किसी ने ये बात बता दी कि अमित उनकी बेटी को पसंद करता है। माँ ने पापा को बता दिया। बस दोनों माँ बाप उसे शक की निगाह से देखने लगे। हमारे समाज में आज भी ऐसा ही होता है, लड़की की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, उसे समझा ही नहीं जाता, खुलकर कोई बात नहीं की जाती। अर्चना और अमित में रोज़ बात होती थी। अर्चना के पापा रोज़ उसका मोबाइल चेक करते थे, लेकिन अर्चना ने कभी कोई फ़ोन डिलीट नहीं किया। रोज़ वो दिन में अमित से बात करती थी। रात में फ़ोन करने की उसने अमित से मना कर दिया था। एक दिन माँ का गुस्सा फूट ही पड़ा, तुझे शर्म नहीं आती, रोज़ उस लड़के से बात करती है, पापा की भी शर्म नहीं है, रोज़ तेरा फ़ोन चेक करते हैं। कल ही पापा कह रहे थे कि इस लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं है। अर्चना की आंखों से आंसू झरझर बह उठते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। अर्चना यही सोचती है कि माँ एक बार तो मुझसे बात करती। अर्चना बिल्कुल सबसे कटी कटी रहने लगी। पापा का प्यार छोटी बहन को और ज़्यादा मिलने लगा। पहले भी वो पापा की लाडली थी। शुरू से लेकर अब तक पढ़ाई में अव्वल, IIT में पास होकर उसने इंजीनियरिंग की थी। माँ बाप की इस बेरुखी से उसका दम घुटने लग गया था। पापा के सामने आने पर उसे लगता जैसे वह बहुत बड़ा गुनाह करके खड़ी है। अमित का 4-5 दिन से फ़ोन नहीं आ रहा था। अर्चना ने फ़ोन किया तो उठाया नहीं। दूसरे दिन अमित अर्चना को फ़ोन करता है, केवल ये बताने को कि हमें एक दूसरे को भूलना होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी मेरे पापा ने कहीं और तय कर दी। आई एम सॉरी। तुमने तो मुझे कहा था कि मैं सब संभाल लूँगा, फिर क्या हुआ? अर्चना ने रोते हुए कहा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर क्या हुआ? प्यार तो मैं तुमसे आज भी करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे पापा हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, बहुत समझाया पर नहीं माने।
ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अर्चना ने फ़ोन रख दिया। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाकर रोए। उस समय वो कॉलेज में थी। वहाँ टॉयलेट में जाकर बहुत रोई। इस दुख से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई दुख को बांटने वाला नहीं था। भाई बहन पापा के अच्छे बच्चे थे, जिन्होंने प्यार जैसी फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्हें बताना अपनी हंसी उड़वाना था। थोड़े दिनों में ही अर्चना के माँ बाप को भी पता चल गया कि अमित की शादी कहीं और पक्की हो गई। एक दिन अर्चना ने माँ को पापा से बात करते हुए सुना कि वो लड़का अमित है ना, उसकी शादी बहुत मालदार घर में हो रही है। लड़की वाला 1 करोड़ रुपए लगा रहा है। अमित का बाप कम पैसे वाला है क्या? अगले की बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस है। ऐसे लोग हमारे घर रिश्ता करेंगे क्या? अर्चना को पता नहीं क्या हो गया। ऐसे संस्कार हमने तो नहीं दिए थे, पापा ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला ताकि अर्चना को सुनाई पड़े। अर्चना एक तरफ अमित की धोखेबाजी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी, दूसरी तरफ माँ बाप के रवैये से परेशान हो चुकी थी। पूरी तरह टूट चुकी थी वो। अर्चना के पापा अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। 8-9 महीने बाद अर्चना की शादी रोहन से हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अपनी पिछली ज़िंदगी को बिल्कुल भूल जाएगी। पापा आज भी अर्चना से ज़्यादा बात नहीं करते थे। माँ भी अपने काम में लगी रहती, थोड़ा बहुत बात करती। भाई उससे ज़रूर बात करता था। शायद उसे अर्चना की कमी उसके जाने के बाद खल रही थी। इस बार भी उसको मायके आने पर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। 4-5 दिन बाद अर्चना ससुराल लौट आई। यहाँ उसका अपना रूटीन था। रोहन एक अपरिपक्व इंसान था। बहन और माँ उसे अर्चना से दूर ले जा रहे थे। काम धंधे में उसका मन नहीं लगता था। मनोज बाबू भी अब उसे कोई काम करवाने से हिचकते थे। कोई काम को वह जिम्मेदारी से नहीं करता था। इसी बीच रानी की शादी पक्की हो गई। भाई और माँ सारे दिन उसके नखरे उठाते रहते। अर्चना की उसे कोई फिक्र नहीं थी। रोहन उसके साथ कभी कभी बहुत सख्त हो जाया करता था कि वो उसकी माँ और रानी से बात नहीं करती। अगर वो रानी के स्वभाव के बारे में कुछ कहती तो रोहन कहता, तुम्हें मेरी माँ और बहन बिल्कुल पसंद नहीं है, मत रखना उससे मतलब, पर मेरी बहन को मैं तुम्हारी वजह से छोड़ नहीं सकता। इस तरह उन दोनों के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। अर्चना की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन उसका मिसकैरेज हो गया। उस समय उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, पर सभी लोग रानी की शादी में व्यस्त थे और अर्चना डिप्रेशन में चली गई। अर्चना कई बार रोहन से उसे कमाने के लिए कहती तो वो हमेशा यही जवाब मिलता कि तुम चिंता मत करो, मैं कर रहा हूँ ना। वैसे पैसों की तो तुम्हें कोई कमी नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास में। लेकिन अर्चना को छोटे मोटे खर्चे के लिए भी साथ से मांगना पड़ता। अर्चना की खुददारी उसे ऐसा करने से रोकती थी। पैसों के लिए इतना परेशान शादी से पहले भी नहीं हुई थी। अपने कोचिंग से अच्छा कमा लेती थी। रोहन हमेशा उसे झूठी तसल्ली दे देता कि उसका काम बैठने वाला है। अर्चना समझ चुकी थी कि रोहन ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी के 1 महीने बाद से ही रानी की समस्याएं शुरू हो गईं। सास से उसकी अनबन शुरू होने लग गई। रानी हर 2-4 दिन में मायके आ जाती। भाई और माँ बस उसी के नखरे उठाते रहते। अर्चना जब भी रोहन से बात करने को कहती तो वो यही कहता, माँ और रानी के साथ बैठकर बातें करते हैं। रोहन समझता ही नहीं था कि उन दोनों को अकेले भी वक्त बिताना चाहिए। अर्चना जब ज़्यादा जोर देती तो यही कहता, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और घर में सब कितना मान देते हैं। मेरी बहन को देखो, सास ने परेशान कर रखा है, उसके पति का कहीं और अफेयर शुरू हो गया है। अर्चना सब समझती थी। रानी अपनी भाई की सहानुभूति के लिए बात का बतंगड़ बना सकती थी। उसके पति ने हंसकर किसी लड़की से बात कर ली होगी तो उसने उसे अफेयर बता दिया होगा। कई बार उसे अपने पति की मासूमियत पर तरस आता। अर्चना इन सब परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी ज़िंदगी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। एक दिन मैसेंजर पर अमित का मैसेज आता है, हेलो अर्चना, हाउ आर यू। उसे तो लगा था कि अब अमित से कभी ज़िंदगी में उसकी बात नहीं होगी। आज उसका मैसेज देखकर उसके हाथ पैर फूल गए।
अर्चना मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। जब गहरा घाव फिर से छिड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है। यही अर्चना के साथ हुआ था। वो तो सब भूल चुकी थी। अब फिर से अमित का यूँ मैसेज आना कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। रसोई से बाहर आकर वो कुर्सी पर बैठ गई। मनोज बाबू ने आकर पूछा, बेटा तबीयत सही नहीं है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तू जाकर आराम कर बेटा। कमरे में जाते ही सीधे उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। मोबाइल को उठाते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। अमित के कई मैसेज आए हुए थे। अर्चना, मुझे मालूम है तुम नाराज़ हो। तुम्हें नाराज़ होना भी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। किसी से पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। अर्चना कोई जवाब नहीं देती। उसकी भूख प्यास मर चुकी थी। कमरे की छत को देखते देखते उसे नींद आ गई। घंटे भर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, सीधी नज़र मोबाइल पर ही पड़ती है। डरते डरते फिर वो मोबाइल उठाती है। अमित के मैसेज आए हुए थे। एक बार जवाब दे दो प्लीज़। डरते डरते अर्चना अपनी अंगुलियां कीबोर्ड तक ले जाती है। अभी एक लेटर टाइप करती है और डिलीट कर देती है। कभी 2 लेटर टाइप करती है, डिलीट कर देती है। उधर अमित ऑनलाइन था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अमित लिखता है, मुझे पता है तुम लिखना चाह रही हो पर लिख नहीं पा रही हो। कोई बात नहीं, मत बात करो मुझसे। अर्चना को पता नहीं था मैसेंजर पर टाइप करने पर दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है। डरते डरते वो अमित को हेलो भेज ही देती है। हेलो अर्चना, थैंक गॉड तुमने मैसेज तो किया अर्चू। अमित, तुम मुझे मैसेज ना भेजो प्लीज़। मेरी शादी हो चुकी है। तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। आई एम सॉरी अर्चू। मेरा नाम अर्चना है। अब इस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता। इस नाम से मत बुलाओ मुझे। मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछना चाहता था। इतने में अर्चना की सास कमरे में आ जाती हैं और अर्चना फ़ोन रख देती है। अमित उसे रोज़ मैसेज करने लगा। कुछ दिन अर्चना ने उसे मैसेज के लिए मना किया, लेकिन बाद में उसे अमित के मैसेज का इंतज़ार रहने लगा। अपनी ज़िंदगी की कमियां उसे अमित की तरफ खींच रही थीं, या वो उसका पहला प्यार है इसलिए वो उसे नहीं भूल पा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अमित और अर्चना दोनों एक दूसरे से मैसेजेस से बात करने लगे। अर्चना अब फिर से हंसने लगी थी। दोनों रोज़ लगभग 1 घंटा बात करते। कभी कभी अर्चना अमित से कहती, हम सही नहीं कर रहे हैं अमित। अमित यही कहता, हम दोस्तों की तरह ही तो बात करते हैं। ना तुम अपने पति को छोड़ रही हो, ना मैं अपनी पत्नी को। बात करते करते अर्चना को कभी लगता कि अभी अगर अमित उसके पास आ जाए तो उसे कस के गले लगा लूं। कई बार सोचती आज और बात कर लूं, कल उसे मना कर दूंगी, पर यह कशिश बढ़ती ही जा रही थी। घर पर कोई नहीं होता तब वो फ़ोन पर बात भी कर लेते थे। धीरे धीरे दोनों की तरफ से बेताबी बढ़ती जा रही थी। पहला प्यार जब ज़िंदगी में फिर से आता है तो उसे रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार अमित अर्चना से मिलने के लिए कहता है कि मैं अभी जयपुर में हूँ, मिलना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ मिलना तुम भी चाहती हो। मैं मिलना नहीं चाहती हूँ अमित, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं आऊँगी। मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रात भर अर्चना सही गलत के बीच झूलती रहती है। जीत पहले प्यार की हुई। सुबह अर्चना अपनी सहेली से मिलने का बहाना करके निकल गई। एक रेस्तरां में दोनों मिलते हैं। यहीं पास में होटल में ठहरा हूँ, वहीं चलते हैं, अमित ने कहा। अर्चना एक बार तो तैयार हो जाती है, फिर उसके कदम ठिठक जाते हैं। यहीं बैठकर बात करते हैं ना। अर्चना, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरी इन दिनों तबीयत ही ख़राब है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारी पत्नी कैसी है? पत्नी की तबीयत पूछ रही हो या उसका मिजाज? वैसे तबीयत तो ठीक है, लेकिन मिजाज थोड़ा ठीक नहीं है, अमित हंसते हुए कहता है। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अमित अर्चना के चेहरे को बड़े प्यार से निहारे जा रहा था। यह देखकर अर्चना इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद अमित ने चुप्पी तोड़ी। अर्चना, हम दोनों एक दूसरे के गम को कम कर सकते हैं। वो कैसे? अर्चना उससे पूछती है। मैं हर महीने 3-4 दिन जयपुर आता हूँ। मुझे पता है
3-4 दिन तो मेरे साथ नहीं रह सकती, लेकिन एक दिन तुम मेरे साथ बिताने आ जाओ। ये क्या कह रहे हो अमित? अर्चना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह तो किस्मत ने हमें एक नहीं होने दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो एक बार होटल चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अमित कस के अर्चना का हाथ पकड़ लेता है। आज नहीं अमित, अभी मैं घर जाना चाहती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। अर्चना कसमकस में थी कि क्या करे क्या ना करे। घर आकर उसकी किसी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मनोज बाबू उसके लिए शरबत लाते हैं। ले बेटा, ठंडा शरबत पियो, बहुत गर्मी हो रही है। पापा आपने क्यों बनाया? मैं बना लेती। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, थोड़ा बहुत काम मुझे भी कर लेने दिया करो। मम्मी भी सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लूँ। तुम शरबत पियो, मैं मम्मी को उठाकर उन्हें भी शरबत देता हूँ। अर्चना ने पूरी रात सोचने में निकाल दी। अर्चना के मन में कसमकस चल रही थी। रोहन अगर अपनी माँ बहनों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो देने दो, पर मैं अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे को क्यों दूँ? उन्हें जो अच्छा लगता है करें, पर अब मैं वही करूँगी जिसे मेरा मन सही कहेगा। मैं उनके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकती। दूसरे दिन अर्चना सुबह सुबह सभी की चाय लेकर बाहर बरामदे में आ जाती है और एक एक करके हर एक सदस्य को चाय के लिए आवाज़ देती है। रोज़ ऐसा नहीं होता है, सभी लोग चाय अपने अपने कमरे में ही पीते हैं। मम्मी, आज भाभी को क्या हुआ है? आवाज़ बदली हुई सी लग रही है, क्या बात है? पता नहीं, चलो नहीं तो अभी पापा की आवाज़ आ जाएगी, उनकी लाडली बहू आवाज़ दे रही है। मैं आप सभी से एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो, मनोज बाबू ने कहा। पापा, मैंने कुछ सोचा है अपनी और रोहन की ज़िंदगी के बारे में। क्या सोचा है भाभी आपने? रानी ने तपाक से उसकी बात काट दी। जो कहना है खुलकर कहो बेटा। पापा, मैं प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे अर्चना, तुमने तो मेरे दिल की बात ही कह दी बेटा। तुम मेहनत करो, खूब पढ़ो। आज से घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी यह मत सोचना कि तुम ससुराल में हो और तुम्हें काम करना ज़रूरी है। मैं आज ही खाना बनाने वाले का इंतज़ाम करता हूँ। रोहन, तुम्हें अर्चना को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम अपना खुद करना सीख लो। जी पापा। और तुम सुन लो, अब अपनी किटी पार्टी घर में करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी आए अर्चना को चाय पानी के लिए नहीं बुलाना है तुम्हें। पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं क्या करने जा रही थी। अपने पापा से ज़्यादा प्यार तो मुझे इनसे मिला है। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्चना अपनी पढ़ाई में लग गई। अब उसका एक ही सपना था, अपनी पहचान बनाना, दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ना। अमित का उस घटना के 20-25 दिन बाद मैसेज आया कि वो जयपुर आ रहा है। क्या सोचा तुमने? अर्चना ने एक अच्छा सा उसे जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं सोचना इस घटिया प्लानिंग के बारे में। पहले जब तुम मुझे छोड़कर गए थे, मुझे लगा कि मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगी। ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी, लेकिन अब तुमसे मिलकर लगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अमित का अकाउंट और नंबर ब्लॉक कर दिया। अर्चना की मेहनत रंग लाती है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हो जाता है। आज सबको अर्चना पर नाज हो रहा था। अर्चना के पापा ने भी उसे गले लगा लिया। पापा की आंखों में बेटी को न समझने का प्रायश्चित साफ नज़र आ रहा था। बच्चे न पूरी कर पाए वो उनकी बहू ने कर दी थी। मनोज बाबू की आंखों में आंसू देखकर अर्चना ने कहा कि आज जो भी हूँ मेरे इन्हीं पापा की वजह से हूँ। अपने बच्चों से ज़्यादा इन्होंने मुझे प्यार किया, उससे ज़्यादा इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे रास्ते की हर मुश्किलों को दूर किया। अर्चना, तुम मेरी बेटी जैसी नहीं बेटी ही हो, और माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। यह सब देखकर अर्चना के मम्मी पापा की आंखों में अपनी गलती का पछतावा साफ दिख रहा था, पर साथ में अपनी बेटी पर गर्व भी हो रहा था। कुछ दिनों बाद अर्चना रोहन को अमित के बारे में सब बताती है। रोहन को एहसास हो जाता है किसी तीसरे व्यक्ति का उन दोनों के बीच में आने में
रोहन ही जिम्मेदार है। उसने तो अपने माँ बहनों को खुश करने में दोनों की खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन अब अपनी पत्नी को मेहनत करता देख उसे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि वो परेशानी और मेहनत से बचता रहा। अर्चना उसे काम करने के लिए कहती रही तो इस परेशानी का हल उसे माँ और रानी में दिखा। माँ अपने लाडले को बिल्कुल परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसकी हर गलती पर पर्दा डालती रहीं। रानी अपने स्वार्थ में अंधी थी, भाई को अपने इशारों पर नचा रही थी। जहाँ ताकत होती है वहाँ इंसान खींचा चला आता है। अर्चना अब एक अधिकारी थी। अब वही रोहन जो पहले अर्चना को नज़रअंदाज करता था, अब उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। अर्चना ने समझ लिया था कि किसी इंसान से जुड़ने और उससे अपेक्षा करने से अच्छा है हम किसी लक्ष्य से जुड़ जाएं। अर्चना की यही समझ आज उसे इस मुकाम पर ले आई। अगर वो रोहन को अपनी तरफ करने की कोशिश करती तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, और अगर अमित का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो सब कुछ बर्बाद कर लेती। अमित से खुशी की चाह रखना अर्चना के लिए हमेशा एक मृगतृष्णा थी। उसके एक सही निर्णय ने दोनों परिवारों के सम्मान को बचा लिया।